नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। देखिए पीडीएफ जो है डेली करंट अफेयर की वो प्रोवाइड कर दी जाती है। कभी कभी 1-2 दिन का डिले हो जाता है तो आप उसके लिए परेशान नहीं हुआ करिए। वो जल्द से जल्द जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाता है, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए मैं बार बार कहती हूँ शॉर्ट नोट्स दैट मीन्स वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए खुद की शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए क्योंकि दिन अब गिनती के रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपनी क्लास पर। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है और टाइगर रिजर्व से संबंधित है। कि हाल ही में चर्चा में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में था और ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखा जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों ये कर्नाटक में है और हाल ही में देखा जाए 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है 1973 में याद है आपको प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया था, जिस कारण से बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में 50 वर्ष क्या कर लिए दोस्तों, पूरे कर लिए हैं। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जैसा कि बाघों की संख्या में गिरावट हो रही थी तो उनके जो गिरावट है उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ बाघों के संरक्षण के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में, ठीक है उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम इतना ज्यादा हम लोग लेते हैं कि आजकल उन्हीं का नाम आ रहा है। तो जो उस समय 1973 में जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और क्या उद्देश्य था दोस्तों, जो बाघों की आबादी में गिरावट हो रहा है उनको रोकने के उद्देश्य हेतु। यहाँ पे हम बात करें बादी टाइगर रिजर्व की, ठीक है जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना भी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के ही तहत 1973 में की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए इस टाइगर रिजर्व ने भी अपना 50 वर्ष पूरा कर लिया है। बात करते हैं इसके बारे में तो 1985 की बात है, वहां पे एक जो वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क है उसे सटे कुछ क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को शामिल किया गया और जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है उसके क्षेत्र का विस्तार करके इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की जो नॉर्थ और साउथ में जो नदियां बहती हैं, देखिए इस पार्क में देखा जाए तो उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी। अब आपकी जिम्मेदारी है नदियों को देख लीजिए कि किसकी जो है सहायक नदियां हैं, इनकी मुख्य नदी कौन सी, किसकी सहायक नदियां हैं, कहां से बहती हैं, कहां से निकलती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। और इस पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, नुगु नदी। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात कीजिए दोस्तों तो ये हिस्सा है किसका, मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है और साथ ही साथ जो देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था कौन दोस्तों, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसका मूल घटक है। आपका आज का वर्क है कि आप मुझे बताइए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि हम एक घटक बांदीपुर टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, अन्य कौन कौन से जो है नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मूल घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व है। देखिए जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में भारत सरकार के द्वारा किया गया, तब से जो है भारत में टाइगर यानी कि बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो अभी लास्ट सेंसस आया था, ठीक है 2019, देखिए 4 साल पे बाघों का सेंसस जारी किया जाता है, अब जल्दी ही दूसरा सेंसस आएगा। तो उस समय जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए वर्तमान में जो
टाइगर्स की संख्या है भारत में 2967 है। उसमें टोटल जो सबसे अधिक संख्या वाला राज्य यानी कि जिसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं वो है मध्य प्रदेश, जिसमें 526 टाइगर्स हैं और 2 संख्या कम यानी कि 524 के साथ ही कर्नाटक देखिए दूसरे स्टेट पे आता है। तीसरे पे उत्तराखंड आता है 442 पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पे टाइगरों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई दोस्तों? इसके पहले का जो सेंसस था तो 2014 का, उस समय टाइगर्स की संख्या इतनी थी और यहाँ पे 2019 का जो सेंसस है उसमें जो है संख्या इतनी हो गई थी, तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। विश्व स्तर में सबसे बड़ा बाघों का घर जो है वो है भारत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया इज द होम ऑफ 70% वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो लगभग जितने दुनिया में जितने भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 70% जो है वो भारत में रहता है। तो ये सेंसस है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइगर स्टेट का दर्जा किस स्टेट को है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि सर्वाधिक टाइगरों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे कर्नाटक है। चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खगोलविदों द्वारा अब तक के खोजे गए सबसे चमकीले गामा रे विकिरण का क्या नाम है? तो देखा जाए अब तक का जो सबसे चमकीला गामा रे विकिरण खोजा गया है दोस्तों, उसका जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ए है। ठीक है, ये इसका नाम है क्या है? ZRB। ठीक है, माफ करिएगा ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी है, माफ करिएगा मुझे, यानी कि GRB 221009 है। ये ध्यान रखिएगा, ये अब तक का खोजा गया सबसे चमकीला जो है गामा रे विकिरण है। आइए बात करते हैं। तो देखिए पिछले अक्टूबर यानी कि जो अक्टूबर 2022 था उसमें खगोलविदों ने अब तक के सबसे चमकीले गामा रे विकिरण की खोज की है, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ZRB 221009 के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा GRB 2209 क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये अब तक का खोजा गया सबसे चमकीला गामा रे विकिरण है और ये गामा रे विकिरण ध्यान रखिएगा जेट सिद्धांत को खारिज करने की क्षमता रखता है। इसके बारे में बात करें, ये जो गामा रे विकिरण जो अब तक का सबसे चमकीला गामा रे विकिरण की खोज देखिए, इसका जो पता लगाया गया है वो नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, नील हैगल्स स्विफ्ट और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी और विंड स्पेस क्राफ्ट द्वारा जो है ये लगाया गया था। आइए बात करते हैं गामा रे विकिरण क्या है दोस्तों। तो ये गामा रे विकिरण देखिए, ब्रह्मांड की बात करें विस्फोट, ये ब्रह्मांड में जो विस्फोट का सबसे शक्तिशाली वर्ग माना जाता है। और ये कब होता है, ये विकिरण कब निकलती है दोस्तों? जब सबसे बड़ा तारा जो होता है जब वो नष्ट हो जाता है, जब वो टूट जाता है। और आपको पता होगा, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ये पता है कि जब सबसे बड़ा तारा जब टूटता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लैक होल का। ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रकाश को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है और प्रकाश को वापस नहीं जाने देता है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से होल दिखता है, ब्लैक होल। वो हर एक चीज को अवशोषित कर लेता है। तो जो सबसे बड़ा तारा जब टूटता है तो वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है और टूटने के दौरान बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। तो इस दौरान जो निकलने वाली ऊर्जा है, ये ऊर्जा उच्च ऊर्जा कणों के, ठीक है, कणों के जेट का निर्माण करती है जो लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। तो इतनी तेज गति से ये यात्रा करता है और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गामा रे विकिरण की ये स्थिति होती है। तो कितनी तेज गति से, ये प्रकाश की गति से जो है लगभग यात्रा करते हैं। तो यही है दोस्तों, इसी दौरान गामा रे विकिरण का होता है। तो आप ये चीज देख लें यहाँ पे क्या है दोस्तों, गामा रे विकिरण क्या है, इसके बारे में बहुत इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लोग क्लास ले रहे होंगे वो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, वहां पे आपको ये चीज बताई जाएगी। हम यहाँ पे करंट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की, हाल ही में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो देखिए तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई, किस राज्य में किया गया है? असम, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल। ठीक है, केरल में तितली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। और इस नई प्रजाति की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे मिला है केरल में? तो देखिए झील है केरल की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? अकुल्लम और वेवनाड झील। इन्हीं के किनारे जो है एक नई तितली उप प्रजाति की खोज की गई है। क्या नाम है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा। ठीक है, आप इस तस्वीर इसकी देख सकते हैं, यही है ये तितली की नई उप प्रजाति जिसकी खोज केरल के झील, ठीक है, अकुल्लम और वेवनाड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकुल्लम और वेवनाड झील कहाँ पे? देखिए मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, एक तरफ झील और एक तरफ स्टेट। और ध्यान रखिएगा जब भी ये सारी चीजें चर्चा में, बस यही से पॉइंट उठा लिया करिए अपने फैक्ट्स के लिए।
बात करें इसके बारे में तो ये जो तितली जो खोजी गई है, तितली की प्रजाति, ये किससे संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है, तो लेपिडो, ठीक है, लेपिडोप्टेरा। ये पतंग जो तितलियां ये होती हैं, इनके स्कीपर, ठीक है, स्कीपर तितली परिवार से ये संबंधित है। और ये ज्यादातर जो तितलियां होती है ये पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत के ब्रोमस स्विफ्ट, ठीक है, कैटोरिस ब्रोमस जिसे हम कहते हैं, तितली की पहली प्रलेखित उपप्रजाति। ये बात करें तो ये जो प्रजाति जो मिली है ये पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत में किसकी पहली प्रजाति है, तो ब्रोमस स्विफ्ट तितली की पहली प्रलेखित उपप्रजाति है। ठीक है, बात कर लेते हैं वेवनाड झील की जो चर्चा में है और केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, वेवनाड झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी झील है, और ना सिर्फ केरल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी झील है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी झील नहीं है, ये सबसे लंबी झील है। ठीक है, वेवनाड झील, और केरल की ये सबसे बड़ी झील है। आप यहाँ पे इसका विस्तार देख सकते हैं, आप देख लीजिए, ये केरल का जो है वेस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे ये पूरी झील जो है ये फैली हुई है। वेवनाड झील को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वेवनाड कयाल, ठीक है, पुनवदा झील और कोची झील के भी नाम से इसे जाना जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसे जो है 2002 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी झील है बल्कि रामसर साइट में शामिल होने वाली ये दूसरी सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो पहला कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और दूसरे नंबर पे भारत पे सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो वेवनाड झील है, जो कि कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और ये केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, ये चीज आंसर करिए। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बन गया। देखिए एक शब्द आया हिंदूफोबिया, फोबिया से तो आप लोग वाकिफ होंगे, फोबिया मतलब होता है डर, और हिंदूफोबिया यानी कि हिंदू धर्म या हिंदुओं के प्रति डर। ठीक है, एक तरीके से ये जो शब्द है हिंदूफोबिया, ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर किस तरीके से इस धर्म के प्रति पूर्वाग्रह है, उनके अंदर किस तरीके का अपमानजनक जो है, एक तरीके से वो इस धर्म को अपमान तरीके से देखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदुओं के प्रति विरोधी भावनाएं रखना, अपमानजनक भावनाएं रखना, और उनके खिलाफ क्या करना, घृणा व्यक्त करना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। यही क्या है, हिंदूफोबिया, यानी कि एक फोबिया मतलब होता है डर, हिंदूफोबिया हिंदू धर्म या हिंदुओं के प्रति जो एक डर होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसके प्रति कुछ पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि ये धर्म खराब है, ये ऐसी चीजें कर रही है, वैसी चीजें कर रही है। तो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, कहां पे, अमेरिका के एक स्टेट में। और वो स्टेट कौन सा है जो ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये है जॉर्जिया। जिम्मेदारी आपकी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप देखिए और देखिए कि जॉर्जिया कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो अमेरिका का जो जॉर्जिया असेंबली है उसने देखिए हिंदूफोबिया जो है इसके प्रति निंदा किया और एक प्रस्ताव पारित किया, और ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला या फिर ऐसा विधायी कदम उठाने वाला जॉर्जिया जो है ये अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदूफोबिया की बात करें तो इसमें जो है, इस बिल में ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, ये जो विधायी कदम उठाया गया है, इस प्रस्ताव में देखिए बात किया गया है हिंदूफोबिया, हिंदू विरोधी जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उसके प्रति इसकी निंदा की गई है। और कहा गया है हिंदू धर्म देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और साथ ही साथ ये सबसे पुराना धर्म है, और इस धर्म को मानने वाले दोस्तों दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि अगर देखा जाए जिसको माना जाता है 1.2 अरब लोग जो है वो 100 से अधिक देशों में रहते हैं और इस धर्म को मानते हैं। तो बेसिकली इस धर्म के बारे में अच्छी बातें इस प्रस्ताव में की गई है। और इस प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया गया था वो देखिए, ध्यान रखिए कौन है, फोर्सिथ काउंटी के लॉरेन मैकडोनाल्ड। ठीक है, और यहाँ पे जॉर्ज जोनस के द्वारा जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। और यहीं पे एक नोट दिया है कि स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जिस तरीके से पंजाबी लोग की संख्या कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है, ठीक है, वहां जो है इस पंजाबी भाषा को पढ़ाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी नई विदेश व्यापार नीति 2023 में किस वर्ष तक देश का निर्यात $20 खरब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए अभी हाल ही फिलहाल में
नई विदेश व्यापार नीति जारी किया गया है और इसमें कुछ लक्ष्य रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निर्यात का लक्ष्य जो कि 20 खरब डॉलर तक पहुंचाने का कब तक रखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है डी, 2030 तक। तो देश के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं दोस्तों कौन, पीयूष गोयल, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है विदेश व्यापार नीति की शुरुआत की है और ये नीति देखिए 1 अप्रैल 2023 से ये नई नीति लागू भी हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। जब ये नीति का अनावरण कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की, कुछ तथ्य रखे। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारत का अगर हम वर्तमान समग्र निर्यात की बात करें तो ये वर्तमान में 750 अरब डॉलर तक क्या हो गया है, ये पार कर चुका है। और इसके बाद अभी आने वाले वर्षों में, इस वर्ष यानी कि इस 2023-2024 वाले जो वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो ये जो निर्यात है ये 760 अरब डॉलर तक पार करने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बात किया कि इसमें वाणिज्य, इस निर्यात में देखिए कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है, वाणिज्य की वस्तुएं और सेवाओं के निर्यात भी शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बात किया कि इस विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारतीय निर्यात को कितना बढ़ाना दोस्तों, 20 खरब डॉलर तक ले जाना। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है जिसे 2030 तक हासिल करना है। आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, कब तक, 2030 तक। वही बात करें सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। वही है विश्व को, ठीक है, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया कब तक दोस्तों, 2030 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखे गए और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो भारत के युवा वर्ग है उनको सशक्त बनाने के लिए अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया। ठीक है, अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने, ठीक है, जो देश के युवा है उनमें एक तरीके से इनोवेशन की भावना बढ़ाने के लिए, उनमें एक तरीके से क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नए संसाधन लॉन्च किए। उसी 3 में से एक है अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, जिसमें से हम बात करें यहाँ पे अटल टिंकरिंग पाठ्यक्रम, ठीक है, उपकरण मैनुअल और 2023-24 के लिए गतिविधियों का कैलेंडर। ये 3 चीजें प्रस्तुत की गई हैं किस उद्देश्य से, जो देश के युवा वर्ग है उनको नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनके अंदर। यहाँ पे हम बात करें अटल टिंकरिंग जो है इसको जो विकसित किया गया, इस पाठ्यक्रम को जो विकसित किया गया है, इस पाठ्यक्रम को मेकर घाट के सहयोग से विकसित किया गया और इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी। इसमें इस अटल टिंकरिंग लैब में बच्चों के लिए क्या क्या चीजें होंगी, युवाओं के लिए क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें जो है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी से लेकर के 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल किया जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों में बच्चों को क्या किया जाएगा, एक तरीके से जोड़ा जाएगा, इनको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, उनके अंदर जो है एक तरीके से क्रिएटिविटी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, इनोवेशन बढ़ाने का कार्य किया जाएगा अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग इसमें कार्य कर रहा है और आपको पता ही है नीति आयोग को ध्यान रखेगा योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके जो वर्तमान सीईओ है, ये आप मुझे कमेंट बताएं कौन है इसके वर्तमान सीईओ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीबीएसई के बारे में। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने एक, ठीक है, ध्यान रखेगा, एक अभियान शुरू किया है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय मध्यम शिक्षा बोर्ड। इससे देखा जाए जो इससे संबद्ध, जो सीबीएसई से जो संबद्ध गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या फिर जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, इन स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जो शिक्षक होंगे उस शिक्षक को छात्रों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित क्या किया जाएगा, 20 से अधिक विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि पहले टीचरों को ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, 20 से अधिक विषयों पे, ताकि वो क्या करेंगे, वो अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके क्षमता निर्माण में योगदान देंगे, उनका कार्य, उनका क्षमता निर्माण में क्या करेंगे, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देंगे इन
जो है संबंधित क्षेत्रों में। तो ये 20 जो है अधिक विषयों पर टीचरों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और फिर वो बच्चों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये अभियान चलाया गया सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर स्कूलों में नहीं, जो सीबीएसई जो सरकारी स्कूल होंगे या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होंगे उनमें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। देखिए मिर्चा चावल ऐसा मत सोचिएगा मिर्चा चावल हो गया तीखा तीखा चावल नहीं, मिर्ची का काली मिर्च के आकार का ये चावल है जिस कारण से इसको मिर्चा चावल कहा जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है जिसको बिहार फिलहाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों, ये बिहार का है। ठीक है, बिहार का है मिर्चा चावल। तो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है वहां का ये मिर्चा चावल है जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, और इसको भी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसके जो देख रहे हैं जो चावल का जो दाना है उसका आकार कैसा है, काली मिर्च का है, जिस कारण से इसे जो है मिर्चा या फिर मर्चा राइस भी कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिनको भी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, जैसे कि ये मिला है दोस्तों नगरी। ठीक है, नगरी दोबराज, ये भी एक चावल है, छत्तीसगढ़ का ये सुगंधित चावल है। दूसरा बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मध्य प्रदेश का एक मुरैना गांव जो है गजक है, और रीवा सुंदराज आम है, इसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का मशहूर, ठीक है, बसहोली पश्मीना ऊनी उत्पाद को जीआई टैग मिला है। इसी तरह और भी सारी चीजें जो है एक दिन मैं क्या करूंगी आपको पूरा जीआई टैग जो है लगभग 35 to 40 ये जो है इसका हम रिवीजन करा देंगे क्योंकि यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं दोस्तों, भारत के पहले क्लोन मादा बछड़ा का क्या नाम है। देखिए अभी हाल ही में क्लोन मादा बछड़ा जो है बनी है। क्लोन मतलब क्या होता है, प्रति। ठीक है, यानी कि या तो उसके पिता या तो उसकी माता का पूरा डीएनए निकाल करके उसके आनुवंशिक लक्षण को निकाल करके क्या करना, उसकी एक प्रति बना देना एज इट इज वैसी, प्रतीक तरीके से मतलब जैसी वो है उसी तरह क्लोन। ठीक है, तो प्रति बना देना। ठीक है, और उसके पूरे जो लक्षण होंगे उसका डीएनए तक पूरा प्रॉपर मैच करेगा उसके माता या पिता से जिसका भी वो क्लोन निकलेगा। ठीक है, तो उसके पूरे आनुवंशिक लक्षण को निकाल करके एक क्लोन बनाना, यही क्या है, एक प्रति बनाना, ये क्लोन है। तो एक पहले क्लोन मादा बछड़ा जो है अभी बना है जिसका नाम देखिए क्या है दोस्तों, गंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा की तस्वीर है ये। ठीक है, कितनी सुंदर लग रही है और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए बेसिकली क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे दूध के उत्पादन में वृद्धि, आपको पता है भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है और लगभग पूरे वर्ल्ड का 24% जो है वो इस साल जो है भारत का दूध का उत्पादन हुआ है। और अगर आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन वाला राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से 2nd नंबर पर राजस्थान आता है। लेकिन लगातार जो दूध की डिमांड है वो बढ़ रही है, तो लगातार एक दबाव बनता है कि दूध का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक नीड होती है। ठीक है, तो दूध में वृद्धि करने के लिए जैसा कि सरकार ने दबाव बनाया, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने जो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसने एक देशी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा गंगा तैयार किया है। तो देखिए एक देशी गिर का जो है क्लोन निकाला गया, क्लोन बना है ये। ठीक है, और ये भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा है गंगा, इसको तैयार किया गया। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से हो जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था का है दोस्तों, करनाल हरियाणा में है। यहाँ पे हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था की एक परियोजना के तहत जो है राज्य गिर, ठीक है, जो राज्य है यानी कि हरियाणा, गिर और साहिवाल जैसी देशी गाय की नस्लों की क्लोनिंग पर काम कर रहा है। तो जितने भी जो ऐसी गाय है जिनका दूध का उत्पादन वो काफी ज्यादा करती हैं, तो जैसे गिर हो गई, साहिवाल, ये सब जो गाय है इनकी बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो इन गायों की जो है ये जो देशी नस्ल की गाय है इनकी क्लोनिंग पर कार्य किया जा रहा है NDRI के द्वारा। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण देसी नस्ल है जैसे कि गिर हो गया, साहिवाल हो गया, ठीक है, थारपारकर हो गया, लाल सिंधी जैसी ये जो स्वदेशी मवेशियों की जो नस्ल है, इन नस्लों के दूध उत्पादन और भारतीय डेयरी उद्योग के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, क्योंकि इनका दूध उत्पादन काफी ज्यादा रहा है, तो मतलब दूध की काफी ज्यादा वृद्धि रही इन नस्लों से, जिस कारण से इनकी क्लोनिंग पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गिर मवेशी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और ये देखा जाए और जेबू प्रजाति की गायों के विकास के लिए ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और वेनेजुएला में इनका निर्यात किया गया है। क्लोनिंग से दोस्तों क्या तात्पर्य है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलग अलग प्रक्रियाओं से है जिसका उपयोग जैविक इकाइयों की आनुवांशिक रूप से समान प्रति बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया का जो फर्स्ट क्लोन गिर कल्फ है वो क्या नाम है दोस्तों, का गंगा है। ठीक है, जिसको
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और आपसे ये भी बता दो एक चीज इंपॉर्टेंट और भी, कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1996 में, ध्यान रखिएगा 1996 में, ठीक है, जो है इसी तकनीक, क्लोनिंग तकनीकी का प्रयोग करके जो सबसे पहले जो है भेड़ का क्लोन किया गया था। ठीक है, डॉली नामक, ठीक है, डॉली नामक भेड़ का क्लोन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी तकनीकी का उपयोग करके। तो डॉली नाम था उस भेड़ का। ठीक है, 1996 की ये बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक फैक्ट लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कहा कोप इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कोप इंडिया जो है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होने वाला ये युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा ये आपके लिए जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका की जो वायुसेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कोप जो युद्धाभ्यास है ये वायु सेनाओं के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और इस वर्ष जो होने वाला है ये अभ्यास, ये 10 तारीख को शुरू होगा, 21 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे दोस्तों? तो बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम देखिए क्या है, ये कोप इंडिया ही है। और अभ्यास की बात करें, इस अभ्यास में भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कौन भाग लेगा? तो अमेरिकी वायुसेना की तरफ से जो लड़ाकू विमान है F-15 और भारतीय वायुसेना की तरफ से जो लड़ाकू विमान है, क्या नाम है, सुखोई 30 जो है वो भाग ले रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात करें इस अभ्यास में, ठीक है, दो उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? तो दोनों देशों की जो वायुसेना है उनके बीच में आपसी सूझबूझ को बढ़ावा देना। और इस बार जो है इस अभ्यास में जापान भी बतौर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेटर, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरह वो शामिल हो रहा है। तो जापान भी शामिल एज अ ऑब्जर्वर की तरह नोटिस करेगा, देखेगा। तो ये जो है जापान शामिल हो रहा है। बात करें सबसे पहले इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो पहली बार जो कोप इंडिया अभ्यास हुआ था ये 2004 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये वायुसेना स्टेशन ग्वालियर के टेकनपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले अन्य संयुक्त अभ्यास के बारे में। देखिए थल सेना अभ्यास है, वज्र प्रहार, ये कहाँ होता है दोस्तों? ये भी भारत अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास, थल सेना अभ्यास है। रेड फ्लैग अभ्यास है, देखिए बहुपक्षीय अभ्यास है, जो कि अमेरिका का बहुपक्षीय अभ्यास वायुसेना अभ्यास है और इसमें भारत ने भी भाग लिया। मालाबार अभ्यास है, देखिए ये इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। तो ये अमेरिका, भारत, जापान, ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ था। तो ये कुछ अन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किए जाते हैं। आइए आज की लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य की तिवा जनजाति द्वारा यांगली महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, यांगली महोत्सव का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? किस राज्य में किया गया? असम। असम से संबंधित ये तिवा जनजाति है और इन जनजातियों के द्वारा यांगली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये तिवा जनजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है? असम से। और ये जो लोग हैं, तिवा जनजाति के जो लोग हैं, जो बुआई का मौसम शुरू हो रहा है और इसी बुआई के मौसम के शुरुआत प्रतीक के रूप में जो है हर 3 साल पे, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला जो है त्योहार नहीं है यांगली महोत्सव। ये तिवा जनजाति के द्वारा हर 3 साल पे इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चूंकि बुआई का मौसम शुरू हो रहा है तो उसके पहले ये लोग खूब ज्यादा उत्सव मनाते हैं। इसमें बात करें, चूंकि यांगली महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों, बुआई से संबंधित, यानी कि बुआई से पहले तो कृषि से संबंधित है। और एक तरीके से ये जो जनजाति है, तिवा जनजाति, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उत्सव है, क्योंकि ये कृषि जो है, इनकी बात करें क्यों महत्वपूर्ण है, तो तिवा जनजाति के जो आय का प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। जिस कारण से जब कृषि की वो शुरुआत करते हैं, जब बुआई का कार्य करते हैं, तो उसके पहले खूब जश्न मनाते, खूब महोत्सव मनाते, जैसा कि आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी संबंधित है असम से, जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे थे। असम के जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, असम के बोडो में, ठीक है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ठीक है, इनकी जयंती भी हाल फिलहाल में मनाई गई। ठीक है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की बात करें दोस्तों, तो ये जो है एक प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके जन्म की बात किया जाए दोस्तों, तो 31 मार्च 1956 को इनका जन्म था। कहाँ पे दोस्तों? असम के कोकराझार के जिले, ठीक है, जिले के डोडवा के बोरागरी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये बोडो समुदाय के जो है बेहतरी के लिए काफी ज्यादा इन्होंने कार्य किया, उनके अधिकारों की वकालत की, उनके मुद्दों पर सबको संबोधित किया। देखिए इनकी तस्वीर नहीं है, मैं इनकी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ।
आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ठीक है। यही है, ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता रहे असम में, बोडो समुदाय की बेहतरी के लिए इन्होंने काफी कार्य किया और इनके कार्यों को जो है असम की सरकार ने सम्मानित किया, इनके योगदान को मान्यता दी और असम की सरकार ने जो है 31 मार्च को इनके जन्म दिवस पर छात्र दिवस के रूप में जो है मनाने की जो है घोषणा किया या फिर घोषित किया, जिस कारण से ये चर्चा में थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 31 मार्च जो है छात्र दिवस असम सरकार के द्वारा मनाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का हाल ही में किस मार्ग पर प्रशिक्षण किया गया, दिल्ली जयपुर मार्ग पर। वही अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने आपदा प्रतिक्रिया में सुधार के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दी है, किसे, उड़ीसा राज्य को, ठीक है। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर कितना कर दिया गया दोस्तों, 8.0। अब आप मुझे बताइए सुकन्या समृद्धि जो योजना थी ये किस वर्ष शुरू की गई थी, किस तारीख को शुरू किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, फीफा वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले और 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गया है कौन दोस्तों, लियोनेल मेसी बन गया है, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अगला है, हाल ही में 1961 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, क्या नाम है, सलीम दुर्रानी। देखिए कहीं कहीं पे 1960 भी लिखा गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, सलीम दुर्रानी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए और जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ उसका आप लोग आंसर करिए। जो भी मैं डिस्कशन के दौरान आपसे जो क्वेश्चंस करती हूँ उसका आप आंसर करें। और बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।